Welcome back once again, my dear student of standard 10th. Welcome back, and today we are continuing with our chapter number 20, that is the social problems of India and challenges. So we already discussed its part 1. Now this is the part 2. So without any delay, let's begin. Okay, done. So today we are going to see about the minorities. Okay, अब minorities क्या है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं. सी इफ़ वी स्टडी द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन अगर हम इंडिया की स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि 80% हिंदूज हैं, 18% मुस्लिम्स हैं, 16, 18, 17 जो भी परसेंट हो, 1% सिख हो गए, बाकी के अदर अदर रिलीजन वाले लोग हो गए. तो किसी भी कंट्री में कोई एक ग्रुप जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, 50% से ज़्यादा, ऑफकोर्स इंडिया में 80% हिंदूज हैं, तो वो होते हैं मेजोरिटी. और उसके अलावा जितने भी रिलीजन हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ओके, एंड ये सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं. तो ये ऊपर ऊपर से बात है, ठीक है. सो इनके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. माइनॉरिटीज इज सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ नॉट इन मेजोरिटी विद रिगार्ड टू रिलीजन और लैंग्वेज विद सर्टेन रीजनल और रीजन्स. तो जैसे मैंने बताया ये मेजोरिटी में है नहीं, इसलिए माइनॉरिटीज़ में है. There is no specific definition of minorities in the Indian Constitution. So Indian Constitution में कहीं भी minorities का कोई specific definition नहीं दिया हुआ है. Generally, a group of people forming less than half of the total population of a region of a country can be called minorities. As I already explained to you, this concept of a minority is not restricted to any religion, language, or region. Just as at a national level, the local and the regional minorities are taken into account at the state level also. तो ये कंट्री वाइज नहीं होता है, स्टेट वाइज भी होता है. एंड स्टेट की भी डेमोग्राफी अलग अलग हो सकती है. Just as at the national level, the local and the regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of the minorities of national level differ from the state level. If the community is in majority in any region of the state's total population, it can be minorities at the national level. Contrary to this, a group which is a minority in the state can be majority in the national level. Simple, they want to say that कि सपोज अभी ये तो कंफर्म है कि इंडिया में 80% हिंदू एंड 18% मुस्लिम है. अब नॉर्मली अगर हम लोग हर स्टेट का निकालें तो यही होगा. कुछ स्टेट में 70% हिंदू होंगे, कुछ स्टेट में 24% होंगे, कुछ स्टेट में 90% हिंदू होंगे, कुछ स्टेट में 10% मुस्लिम्स होंगे. ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है वो किसी स्टेट में मेजोरिटी में भी हो सकते हैं, एंड वो है जम्मू कश्मीर में. ओके, एंड जो हिंदूज मेजोरिटी में है पूरे इंडिया में वो माइनॉरिटीज़ में है. कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में. ओके, सो this is things like this can also be happen. In India, minorities share equal rights to the majority. So उनको जो rights मिलते हैं वो भी same majority के हिसाब से ही मिलते हैं. Moreover, special provision have been made in the constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script like. तो दे आर इन माइनॉरिटीज़, इनको भी कुछ स्पेशल राइट्स मिले दिए गए हैं, कुछ इनको स्पेशल हक दिए गए हैं जो इस तरह से. अ नेशनल कमीशन हैज़ बीन सेटअप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द माइनॉरिटीज़. इनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म किया गया है. ओके, जो बेसिकली इनका प्रोग्रेस चेकआउट करता रहता है. ओके, नाउ the right of the religion, especially to the minorities, assure them that they can make the propaganda to spread and promote their religion. इवन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास फुल राइट है कि वो अपना रिलीजन स्प्रेड कर सकते हैं. द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्सन. एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैनॉट टीच रिलीजियस टीचिंग. सो दे आर सेइंग डैट कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकती हैं.
बट वो किसी को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी होती हैं जो अलग अलग अपनी लैंग्वेज टीच करती है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है, ठीक है। तो वो किसी और रिलीजन वालों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। एंड ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी हैव द राइट टू एक्वायर द एंड मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं। द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है उसके अकॉर्डिंगली इनको अपनी स्क्रिप्ट और अपना कल्चर सेव करने का पूरा राइट है। Any educational institute receiving government grant cannot refuse an admission on the basis of the religion, race, caste, color or language. All the sections of the society have the right to retain their and develop the language and script of their own choice to establish and run the educational institute for the protection of the growth and culture. अगर हम बात करें से फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदू मदरसे में जो मतलब मुस्लिमों के स्कूल होते हैं, अगर उसमें एडमिशन लेना चाहें तो वो उनको मना नहीं कर सकते, इवन कोई सिख रिलीजन वाला भी, क्योंकि हमको अगर कोई दूसरा धर्म स्टडी करना है, लैंग्वेज स्टडी करनी है तो हम कर सकते हैं, ओके। से फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं, मैं एक इमेजिनरी स्टोरी सुना रहा हूँ कि मान लेते हैं पंजाब में कुछ तमिल लोग रहते हैं एंड उन लोगों ने अपने रिलीजन को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखने के लिए उन्होंने एक तमिल स्कूल ओपन किया हुआ है। अगर कोई पंजाब दा मुंडा वहाँ पे जाके अगर तमिल स्कूल में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे उनको मना नहीं कर सकते, ओके। सो बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि मदर टंग जिंदा रहनी चाहिए, जो अपनी मातृभाषा है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है। देखिए हमारा जो इंडिया का जो सामाजिक ढांचा है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मतलब 4 वर्ण सिस्टम हमने बनाई थी, जिसमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ही हाई कास्ट मानी जाती है, जबकि जो शूद्र है सबसे नीची जात मानी जाती है। इनको हज़ारों सालों से ये व्यवस्था चली आ रही है और इस पे से जो जॉब बनती है इसमें इनको बहुत कम सैलरी मिलती है। इनके समाज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं, एंड उनको आगे लाने के लिए ही फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए। शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो या तो माउंटेनस एरिया में रहते हैं, या तो घने जंगलों में रहते हैं, या इट कैन बी फाउंड इन द सम आइलैंड ऑल्सो लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ओके। सो लेट्स बिगिन. The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of the scheduled caste and scheduled tribe. This has been specially referred to by the order of the President or advice of the Governor to the respective state. An Indian Constitution provision have been made to prevent caste-based exploitation, to wipe out the injustice of them through the equality and fraternity, and to see their progress socially, economically, politically, and educationally. According to the Article 341, those caste included in this schedule are called the scheduled caste. Okay? इन समाज में इनके साथ इनजस्टिस ना हो और समाज एकदम पैरेलल आ जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है. सो आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट. ना आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स. इसको आप हाईलाइट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. While those castes which are included in the schedule of the Article 342 are called the scheduled tribes, people who live mostly in the forest, as I said, कि लोग जंगलों में रहते हैं, mountainous area, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, and among the scheduled tribes, they lived in a specific geographical condition and live a different social and cultural life as compared to अलग. इनकी एक अलग भाषा होती है, अलग पहनावा होता है, ओके. तो ये नॉर्मली समाज से बहुत कटे हुए थे, इसलिए इनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया. These people are economically and educationally backward. Okay, now constitutional provision. For the development of the welfare of scheduled caste and scheduled tribe, the following special provisions are made by the constitution. These are as follows. तो constitution के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए. अब वो क्या चेंजेस हैं शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे लाने के लिए, लेट्स सी. सो हियर आर द सम ऑफ द प्रोविजंस. जो हम लोग जनरल प्रोविजन की बात करेंगे,
and then we are going to talk about the special provisions. Okay, now according to the general provision, according to the article 15 of the constitution, article 15 of the constitution restrict the discrimination on the basis of the religion, community, caste, birthplace, etc. In addition to this, no condition can be imposed for entering a shop, public restaurant, hotels, and place of public entertainment, or for using well, lake, bathing place, road, for using place dedicated to the public uses completely or partially under कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ऐसा कहता है कि हम लोग किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय को उनकी कम्युनिटी पे, उनके कास्ट पे, उनकी बर्थ प्लेस के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. इवन इन पे मतलब ये कहीं पे भी जा सकते हैं, ये चाहे शॉप में भी आ सकते हैं, ये होटल्स में भी जा सकते हैं, ये पब्लिक प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रोड यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक वेल यूज़ कर सकते हैं, और इनके कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं. ओके, अब आर्टिकल 29 क्या कहता है? इफ़ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया होल्ड्स इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, सेट अप इज ओन, ही हैज़ अ राइट टू प्रिजर्व देम. यानी उसके बाद अगर वो कोई भी अपना कल्चर बैकग्राउंड रखता है तो वो उसको होल्ड कर सकता है. अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूशन रन मेंटेन ऑन द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. और ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. नाउ स्पेशल प्रोविजन वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल दिस, आर्टिकल दैट. सो बेटर कि आप लोग एक पेज पे सारे आर्टिकल लिख दो, और उस आर्टिकल में खास बात क्या है, आप अपने ओन नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड अगर ये MCQ में कहीं पे कोई भी आर्टिकल पूछा गया तो आप मतलब थोड़ा सा आपका अपर हैंड रहे और आप मिस्टेक ना करो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अ स्टेट वुड टेक केयर ऑफ द एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ द स्टेट. स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन. तो आर्टिकल 46 जो है ना, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि इन लोगों का मिसयूज ना किया जाए, इन लोगों को एक्सप्लॉयट ना किया जाए एंड ऑल दैट. नाउ नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4, if the state government feel that the backward class are not represented proportionately in the government job, the state government will have the right to provide reservation in job and appointment. आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मान लेते हैं कि शेड्यूल, एक स्टेट में पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब्स की जो कम्युनिटी है वो 35% है ना, सिर्फ 35% है, और बाकी सब दूसरी जाति है. अगर मान लो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 95% दूसरी जाति है और सिर्फ 5% ही शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं. मान लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट और OBC वहाँ पर नहीं है. थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ. नाउ पॉपुलेशन है 35%, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज़ कितने, सिर्फ 5%. अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों के नंबर्स बढ़ें, तो इसकी बेस पे गवर्नमेंट उनके नंबर्स रिजर्वेशन उनको दे सकती है. इवन इनके लिए सीट्स भी रिजर्व कर सकती है, और ऐसा बहुत स्टेटों में हो रहा है, एंड स्पेशली पॉलिटिकली एंगल से किया जाता है. चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 330, 332 एंड 334, some seats of the legislative assembly and the parliament reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. There is no reservation in the seat of the राज्य सभा. तो ये 3 सेक्शन ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो गए, इसमें कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई है, मगर ऐसी कोई भी रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं की जाती. चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी. कई बार ये चीज़ें ग्राम पंचायत में भी देखी जाती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं. ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या होता है इसमें. अदर देन दिस, under different 5 years program, hostel have been opened and a scheme has been launched to offer the scholarship for
children counseling the training class of the competitive exam have been started. सो इन लोगों को और भी बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुजरात में टेट की एग्ज़ाम होती है, TET टेट। तो यहाँ पर सपोज अगर 150 मार्क्स की एग्ज़ाम है तो नॉर्मल कैंडिडेट्स को पास करनी है तो उसके लिए उसको 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। बट अगर यही एग्ज़ाम अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या OBC वालों को पास करनी है तो उनके लिए 84 है। अब कहीं ना कहीं जो बंदा जनरल कैटेगरी का वो मान लो 85 मार्क्स लेके आया तो वो तो फेल है, मगर जो बंदा 85 मार्क्स लेके आया और वो शेड्यूल कास्ट है उसका है तो वो पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुनने में डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, बट ये चीज़ें भी होती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको आश्रम शाला कहा जाता है, हैव बीन सेट अप इन द एजुकेशनल प्रोग्राम। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज, फीस, क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिलैक्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ दिस ग्रुप फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सो ऐसा नहीं है इनको सिर्फ मार्क्स में फैसिलिटी मिलती है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए मान लो कि 26 ईयर्स एज रखी गई है, मगर 29 ईयर्स के एज तक के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। नाउ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फैसिलिटेट दोज पर्सन हु वर्क फॉर द सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, देयर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पोटेंशियलिटी, justice and human dignity. There is a separate division of the state and a special officer is appointed at the central level for the welfare of the protection of the interest of these people. National commission is formed at the central level for these people. Along with it, various schemes have been started for social, education, economical development by these people by the state and the central government. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनके लिए इनकी चीज़ों को समझा है। आई थिंक NTV पे एक प्रोग्राम भी आता है जहाँ पे मतलब ये सारे सोशल इनजस्टिस वो लोग दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब मतलब अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा, जब सारे सिटीजन्स एक हो जाएंगे। अभी भी समाज में ऊंच नीच का हमको देखने को मिलता ही है। शहरों में तो चलो ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई इतना ध्यान देता नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें गाँव में भी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। नाउ प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने क्या प्रोविज़न किया है? ओके, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17, अगेन एक और आर्टिकल आ गया है, अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ द प्रोहिबिटेड एंड एनी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ड्यू टू द अनटचेबिलिटी इज कंसिडर टू बी अ लीगली पनिशेबल क्राइम। तो पहले तो जो अनटचेबिलिटी का जो प्रोविज़न था हमारी गवर्नमेंट ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसको जेल की सजा भी हो सकती है, पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, चलो आर्टिकल 25 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, द स्टेट हैज़ गिवन द राइट टू फ्रेम अ लॉ एंड कंटिन्यू एनी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ विच परमिट द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर एंड टू रिफॉर्म एंड टू कीप द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ओपन टू ऑल द हिंदूज। हियर द वर्ड हिंदू इंक्लूड सिख एंड जैन and Buddhist and Indian religion institution included all the religious institution of like Sikh, Jain and Buddhism. So ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। किसी अगर 25 क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि हम लोग जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ें ओपन करते हैं एंड स्पेशली हिंदुओं में, तो हिंदू में यहाँ पे सिख और जैन दोनों आ जाते हैं एंड बुद्ध रिलीजन भी आ जाता है, तो ये वो अपने धर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई उनको मना ही नहीं है। लेकिन उनके भी कास्ट में अगर लोअर है कोई तो उनके लिए भी वो कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। नाउ आर्टिकल 19 सब सेक्शन 5 एम्पावर द गवर्नर्स टू ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट ओवर द राइट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ एनी रिलीजन टू सेटल डाउन देयर और टू एक्वायर और टू कैरी आउट एनी बिजनेस और ट्रेड। ओके, तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ये मतलब कुछ नॉर्मल लोगों की मूवमेंट इनके एरिया में बंद कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में एक स्पेशली एक ग्रुप रहता है, ट्राइब है, आदिवासी ग्रुप है। गवर्नर ने वहाँ पे इंडिया के कॉमन सिटीजन्स को वहाँ पे जाने के लिए मना किया है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। हाँ, कुछ पेट्रोलिंग वाली पार्टी पहुँच जाती है जिनके पास लीगल राइट है, पर वहाँ पे नॉर्मल आप और हम लोग नहीं जा सकते। अभी 2018 में एक अमेरिकन बंदा, उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी इन लोगों पे एंड इंडियन गवर्नमेंट ने तो उसको मना ही कर दिया, पर भाई साहब चोरी छुपे जा रहे हैं।
एंड वहाँ के लोग तो क्या है, बहुत ही डेंजरस हैं वो, मतलब जब ह्यूमंस को दूसरे कोई अब उनका तो गांव ही होगा, उनको पता होगा कौन कौन है, शक्लों से पहचानते होंगे, बट कोई दूसरा बाहर का दिखते तो सीधा काट पीट के ख़त्म ही कर देते हैं, लाश के टुकड़े मिले थे उनके। सो मना किया गया है, तो मानना चाहिए गवर्नमेंट की बात, हीरो बनने चले थे एनी हाउ। बट ये सैड इंसिडेंट है, नहीं जाना चाहिए। सच राइट हैव बीन अथॉरिटी स्ट्रिक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल रिलीजन एंड लैंड ट्रांजेक्शन मनी लैंडिंग एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन। इनको इवन कुछ राइट्स ही मिलते हैं कि अपने ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते हैं, नॉलेज ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड टू फ्रेम द स्पेशल लॉ टू प्रोटेक्ट देम। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कानूनों के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, आज हमने जितना भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? वेल, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास। जस्ट अ मिनट। हाँ, गवर्नमेंट ने इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा बहाया है, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। डेट इज़ वाई देयर कंडीशन इज इम्प्रूविंग। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकी स्थिति जो है वो सुधर रही है ना। मैनी पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, एंड इसकी वजह से ही हमारा जो इनका जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। अब वो लोग भी धीरे धीरे हमारे समाज के लेवल में आने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को तो अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी कास्ट के हो, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, टेररिज्म क्या है, रिबेलियन क्या होता है, इंडिया में कौन से रिबेलियन ग्रुप्स अभी एक्टिव हैं, टेररिज्म का क्या सीन है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन अवर थर्ड पार्ट। टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।